आदाब नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है। मुल्क की बात में मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। वेस्ट बैंक दौरा बैन करने पर अरब देशों ने लगाई इजराइल की क्लास। इजराइल को बताया चरमपंथी और अमन का दुश्मन। वक्फ के खिलाफ हर एहतजाज मोदी हुकूमत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ नहीं, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी बोले। झारखंड में तहफ्फुज़े औकाफ कॉन्फ्रेंस में जुटेंगे लोग। वक्फ तरमीमी कानून का होगा विरोध, रखे जाएंगे ख्याल। जलगांव में वक्फ कानून के खिलाफ ख्वातीन की इंसानी जंजीर। वक्फ बचाओ कमेटी की ओर से वक्फ कानून के खिलाफ उठी आवाज। भोपाल एमपी आलोक शर्मा ने की मुतनाज़ा मांग, कहा जिम में ना हो मुस्लिम ट्रेनर। भारत दौरे पर आए पराग्वे के सदर सैंटियागो पेना पिलासियोस, पीएम मोदी से दिल्ली के हैदराबाद हाउस में की मुलाकात। मायावती ने यूपी में कानून पर फिक्र जाहिर की, कहा उत्तर प्रदेश में कानून का निजाम बिगड़ रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स भरने वालों को एमसीडी ने दी बड़ी राहत। एमसीडी ने यूजर चार्ज को किया ऑप्शनल। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे यूट्यूब चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। 57 साल के एक लंबे अरसे के बाद अरब ममालिक के फिलिस्तीन के तारीखी दौरे पर बैन लगाना इजराइल को बहुत भारी पड़ा है। नेतन्याहू की इस हरकत पर पूरा मिडिल ईस्ट आग बबूला हो उठा है। अरब ममालिक ने इजराइल के खिलाफ एक होते हुए जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इजराइल की क्लास लगा डाली है। ना सिर्फ ये, बल्कि सऊदी अरब के साथ इजराइल के रिश्ते की बहाली पर भी पानी फिर गया है। अरब ममालिक ने वेस्ट बैंक के दौरे को रद्द करके फिलिस्तीन की आजादी के लिए अब आवाज और ज्यादा बुलंद कर दी है, जिसके बाद नेतन्याहू की हालत बहुत खराब है। अरब ममालिक के जरिए वेस्ट बैंक जाने वाले डेलीगेशन की कयादत सऊदी अरब कर रहा था। ये मीटिंग 1967 में इजराइल के जरिए वेस्ट बैंक पर कब्जा किए जाने के बाद से सऊदी अरब की हाई लेवल मीटिंग होती। एक्सपर्ट्स ने इस दौरे को बहुत ही अजीम और तारीखी बताया, क्योंकि इस दौरे का बुनियादी मकसद फिलिस्तीन रियासत का कयाम था। और ये बात दुनिया बखूबी जानती है कि फिलिस्तीन की रियासत का नाम सुनते ही इजराइल की हालत खराब हो जाती है। यही वजह है कि इजराइल के खोखले वजूद को खतरे में पड़ता देख इजरायली पीएम नेतन्याहू ने अरब देशों के डेलीगेशन के दौरे पर बैन लगा दिया। इजराइल की तरफ से यह कदम ऐसे वक्त में उठाया गया है जब वो हर जानिब से बुरी तरह से घिरा हुआ है। एक तरफ हमास हूती उस पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसके हामी मुल्क अमेरिका यूरोप भी जंग रोकने के लिए जबरदस्त प्रेशर डाल रहे हैं। नेतन्याहू के बैन के फैसले ने अरब देशों को और ज्यादा एक होने पर मजबूर कर दिया है। अल जजीरा के मुताबिक मिस्र, जॉर्डन, कतर, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात के वज़ीर खारजा ने फिलिस्तीनी रियासत का दर्जा और गजा पर जंग के खात्मे पर चर्चा करने के लिए इस दौरे का प्लान बनाया था। सऊदी अरब ने इजराइल पर चरमपंथी और अमन को नाकबूल करने का इल्जाम लगाया है, क्योंकि उसने अरब वज़ीर खारजा की कब्जे वाली वेस्ट बैंक की प्लान दौरे को रोक दिया। प्रिंस फैजल ने कहा कि इजराइल के जरिए कमेटी के वेस्ट बैंक के दौरे पर बैन करना उसके आतंकवाद की निशानी है। इजराइल का ये फैसला अमन मुखालिफ है। अरब वज़रा के जॉइंट बयान में आगे कहा गया कि दौरे को रोकने का फैसला इजरायली हुकूमत के घमंड, आलमी कानून के तई उसकी जहालत और उसके जरिए गजा में जारी जुल्म को दिखाता है। वज़रा ने कहा कि इजराइल कब्जे को कायम रखना चाहता है, इंसाफ और अमन हासिल करने के इम्कान को कमजोर करना चाहता है। वहीं जॉर्डन के वज़ीर खारजा ऐमान सफादी ने कहा कि दौरे को रोकना इस बात की एक और मिसाल है कि कैसे इजराइल अरब इजराइल समझौते के किसी भी मौके को खत्म कर रहा है। आपको बता दें कि इजराइल पर यूनाइटेड नेशंस और यूरोपीय देशों का दबाव बढ़ रहा है। तो इजराइल फिलिस्तीनी जंग के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन के हामी है, जिसके तहत इजराइल के साथ साथ एक आजाद फिलिस्तीनी रियासत भी वजूद में रहेगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने इतवार को कहा कि वक्फ तरमीमी बिल 2025 के खिलाफ एहतजाज जारी रहेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि लड़ाई मरकजी हुकूमत के खिलाफ है, ना कि हिंदू मजहब या कम्युनिटी के खिलाफ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने इतवार को कहा कि लड़ाई मरकजी हुकूमत के खिलाफ है, ना कि हिंदू मजहब या कम्युनिटी के खिलाफ। मौलाना रहमानी ने सिखों और ईसाइयों समेत मुख्तलिफ मजहबी कम्युनिटीज के रहनुमाओं और मुख्तलिफ फिरकों को नजरियात से ताल्लुक रखने मुसलमानों और मुख्तलिफ जमातों के सियासतदानों के साथ धरना चौक पर AIM-PLB के जरिए मुनक्किद जलसाए आम को मुखातिब करते हुए मरकजी हुकूमत पर इल्जाम लगाया मुखालफत करने वालों के इत्तेहाद को कमजोर करने की कोशिश कर रही है।
उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई सिर्फ मरकजी सरकार के खिलाफ है, हमारे हिंदू भाइयों के खिलाफ नहीं। उन्होंने ये कहकर अपनी दलील को मजबूत करने की कोशिश की कि वक्फ तरमीमी 2025 की 228 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने मुखालफत की है। उन्होंने कहा कि ये मेंबरान सभी मुसलमान नहीं थे, फिर भी उन्होंने बिल के खिलाफ वोट किया। ये मोहब्बत, भाईचारे, रवादारी और सकाफत का मुल्क है। हमें यकीन है कि हमारे हिंदू भाई और इंसाफ के लिए खड़े होने वाले लोग हमारी हिमायत करना जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने सिख और ईसाई कम्युनिटीज के मेंबरान को भी शुक्रिया कहा है जो एहतजाज में शामिल हुए और बिल के खिलाफ बोले। मौलाना रहमानी के साथ स्टेज शेयर करने वाले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम के एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी ने बिल के खिलाफ AIM-PLB की मुहिम को हिमायत देने का वादा किया। महाराष्ट्र के जलगांव में ख्वातीन ने वक्फ बचाओ कमेटी की ओर से वक्फ कानून के खिलाफ आवाज उठाने के लिए एक बड़ी इंसानी जंजीर बनाई। इस एहतजाज का मकसद ख्वातीन के हुकूक की हिफाजत करना और समाजी इंसाफ की हिमायत करना था। एहतजाज करने वालों ने कहा कि मौजूदा वक्फ कानून ख्वातीन के बुनियादी हुकूक और उनकी समाजी हिफाजत के खिलाफ है। उन्होंने मांग की कि इन कानूनों को मनसूख किया जाए ताकि ख्वातीन को बराबरी का मौका और समाजी एजाज मिल सके। ख्वातीन और दीगर एहतजाज करने वालों ने मांग की कि सभी नागरिकों को बराबर का हक मिलना चाहिए और वक्फ कानून के मनसूख होने से समाज में पॉजिटिव बदलाव आएगा। बता दें कि जलगांव शहर के बीच शिवाजी नगर और रेलवे स्टेशन के बीच 1 किलोमीटर लंबे पुल के दोनों ओर करीब 2500 ख्वातीन ने 2 किलोमीटर लंबी इंसानी जंजीर बनाई और वक्फ कानून के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। अस्सलाम वालेकुम। जो नया वक्फ कानून हुकूमत ने पेश किया है, ये मुसलमानों के मजहबी हुकूक पर डायरेक्ट हमला करता है और ये कानून दस्तूर के भी खिलाफ है और संविधान के भी खिलाफ है। इस मुल्क के हर शहरी को अपने मजहब पर चलने का इख्तियार है और ये जो दस्तूर के भी खिलाफ है और संविधान के भी खिलाफ है। और हमारी मस्जिदें, कब्रिस्तान और तारीख़ी मसाजिद, ईदगाह वगैरह के को बचाने के लिए हम लोग यहाँ पर एहतजाज, इसकी मनसूखी तक एहतजाज करते रहेंगे। अगर हुकूमत कानून वापस न ले तो हम बारहा ऐसे एहतजाज करते रहेंगे। और ये जो काला कानून है, ये सिर्फ मुसलमानों के हुकूक को ही नहीं पामाल कर रहा है, बल्कि इस मुल्क के संविधान को पामाल कर रहा है। और मैं इस मुल्क के हर शहरी से अपील करती हूँ कि वो इस काले कानून की सख्त मुखालिफत करें। ईद उल अजहा 7 जून को मनाई जाएगी। इस मौके पर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कुर्बानी से जुड़ी जरूरी एडवाइजरी जारी की है, जिसमें तय मकामों पर ही कुर्बानी करने, सफाई का ध्यान रखने और अमन बनाए रखने की अपील की गई है। इस साल ईद उल अजहा त्यौहार 7 जून को मनाया जाएगा। इसके साथ ही कुर्बानी की रस्म भी पूरी हो जाएगी। इस खास मौके पर लोगों को सही गाइडलाइंस देने और खुशहाली बनाए रखने के लिए इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के जरिए एक अहम एडवाइजरी जारी की गई है। इस एडवाइजरी को मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने जारी किया है। एडवाइजरी में सबसे पहले ये कहा गया है कि कुर्बानी सिर्फ तय की गई जगहों पर ही करें। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि गलियों, मोहल्लों या सड़कों के किनारे कुर्बानी करना ठीक नहीं है, इससे लोगों को परेशानी हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि पब्लिक जगहों पर कुर्बानी करने से बचना चाहिए। सोशल मीडिया पर कुर्बानी की तस्वीरें या वीडियो शेयर करने को लेकर भी सख्त हिदायत दी गई। फिरंगी महली ने कहा कि कुर्बानी एक मजहबी फरीजा है, जिसे दिखावे से बचाया जाना चाहिए। उन्होंने अपील की कि कोई भी शख्स कुर्बानी की फोटो या वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड ना करे, क्योंकि इससे समाजी तनाव पैदा हो सकता है। एडवाइजरी में साफ सफाई और एनवायरनमेंट का खास ध्यान रखने की अपील की गई। इसमें कहा गया कि जानवरों का खून नालियों में ना बहाया जाए, बल्कि उसे कच्ची जमीन में दबा दिया जाए। जानवरों के बाकी हिस्से को भी खुले में फेंकने से मना किया गया और उन्हें सही तरीके से निपटाने की सलाह दी गई। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि कुर्बानी सिर्फ एक मजहबी रस्म नहीं है, बल्कि इसमें गरीबों की मदद का भी पैगाम छुपा है। उन्होंने लोगों से कहा कि कुर्बानी का एक हिस्सा जरूर गरीबों और जरूरतमंदों को बांटे, ताकि ईद उल अजहा का असली मतलब पूरा हो सके। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भारतीय असल की तलबा और 2025 की जमात की सदर मेघा वेमुरी को फिलिस्तीन की हिमायत करने और इजराइल के साथ MIT के रिश्तों की मजम्मत करने वाली एक कमेंसमेंट स्पीच देने के बाद अपने ग्रेजुएशन प्रोग्राम में भाग लेने से ही रोक दिया गया। 30 मई को ग्रेजुएशन कॉन्वोकेशन प्रोग्राम के दौरान तलबा मार्शल के रूप में काम करने वाली वेमुरी को उस सुबह MIT चांसलर मेलिसा नोबल्स से एक ईमेल मिला, जिसमें उन्हें इन्फॉर्म किया गया था कि उन्हें तकरीब में शामिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईमेल में यह भी कहा गया था कि उन्हें और उनके परिवार को पूरे दिन कैंपस में जाने से रोक दिया गया है। नोबल्स ने लिखा, प्रोग्राम सरगर्मियों में भाग लेना एक प्रिविलेज है। आपने जानबूझकर और बार बार प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर्स को गुमराह किया।
हालांकि हम आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हुकूक को कबूल करते हैं, लेकिन स्टेज से एहतजाज की क़यादत करने और इदारे के एक अहम प्रोग्राम में दखल करने का आपका फैसला कैंपस एक्सप्रेशन के लिए MIT के वक्त, मकाम और तरीके के कानूनों का वायलेशन था। वेमुरी का तबसरा, जो अब सोशल मीडिया पर बड़े लेवल पर नशर हो रहा है, अपने साथी तलबा को खिराज अकीदत देते हुए शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने फिलिस्तीन के साथ उनकी एकजुटता की तारीफ। कैफिया पहने हुए फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस की अलामत एक रिवायती कपड़ा, उन्होंने MIT स्टूडेंट बॉडी की हालिया एक्टिविज्म की तारीफ की। आपने दुनिया को दिखाया कि MIT एक आज़ाद फिलिस्तीन चाहता है। MIT के अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट स्टूडेंट यूनियंस ने कातिल इजरायली फौज के साथ संबंध तोड़ने के लिए भारी वोट किया, गजा में परमानेंट सीज फायर की अपील की और अहाते में फिलिस्तीन हिमायती कारकुनों के साथ एकजुटता दिखाई। वेमुरी ने MIT की इंस्टीट्यूशनल एफिलिएशन की मजम्मत करते हुए कहा, अभी जबकि हम ग्रेजुएट होने की तैयारी कर रहे हैं, गजा में कोई यूनिवर्सिटी नहीं बची है। हम देख रहे हैं कि इजराइल फिलिस्तीन को धरती से मिटाने की कोशिश कर रहा है और ये शर्म की बात है कि MIT इसका हिस्सा है। भोपाल के MP आलोक शर्मा ने एक मुतनाज़ा बयान देकर नया सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि भोपाल के जिमों में मुस्लिम ट्रेनरों की मौजूदगी पर सवाल उठते हैं और वो ऐसी जिमों की लिस्ट तैयार करवा रहे हैं। भोपाल MP आलोक शर्मा ने जिम में मुस्लिम ट्रेनर्स पर सवाल उठाते हुए कहा कि लव जिहाद की आड़ में बहनों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने जिमों की सूची बनाकर पुलिस को सौंपने की बात कही। ये बयान इंदौर में मुस्लिम शख्स के जरिए हिंदू लड़कियों से असमत दरी के मामलों के बाद सामने आया है। MP ने सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कई मुस्लिम ट्रेनर लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे अब सूबाई हुकूमत बर्दाश्त नहीं करेगी। MP आलोक शर्मा ने कहा कि भोपाल के कई जिम ऐसे हैं जहां सो कॉल्ड मुस्लिम समाज के लोग ट्रेनर के रूप में काम करते हैं। उन्हें बहनों को ट्रेन करने का कोई हक नहीं है। हम ऐसे सभी जिम की लिस्ट बनाकर पुलिस को सौंपेंगे और कानून सख्ती से अपना काम करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि इंदौर में पुलिस के जरिए की गई कार्रवाई को वो सही मानते हैं और भोपाल में भी इसी किस्म की सख्ती बरती जानी चाहिए। उनका इशारा हाल ही के इंदौर में शूटिंग एकेडमी ऑपरेटर मोहसिन खान की गिरफ्तारी की ओर था, जिस पर हिंदू लड़कियों से असमत दरी और छेड़छाड़ के इल्जाम लगे हैं। इसके अलावा इंदौर में ही एक मुस्लिम जिम ट्रेनर पर शादीशुदा खातून से ताल्लुक बनाने और एक लड़की से पहचान छिपाकर नजदीकियां बढ़ाने का मामला दर्ज हुआ है। इन हादसों की बिना पर आलोक शर्मा ने लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसे अल्फाजों का इस्तेमाल करते हुए सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने साफ किया कि CM डॉक्टर मोहन यादव की लीडरशिप में अब ऐसे जुर्मों को मध्य प्रदेश कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। पराग्वे के सदर सैंटियागो पेना प्लासियोस 3 दिनों के दौरे पर भारत आए हैं। PM मोदी ने उनके साथ दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। इस दौरान PM मोदी ने दहशतगर्दी पर सख्त पैगाम दिया। PM नरेंद्र मोदी और पराग्वे के सदर सैंटियागो पेना प्लासियोस के बीच आज दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अहम मीटिंग हुई। ये मुलाकात दोनों मुल्कों के रिश्तों को और मजबूत करने की सिमत में एक अहम कदम माना जा रहा है। इस दौरान PM मोदी ने दहशतगर्दी को लेकर बड़ी बात कह दी, जो पाकिस्तान को चुभ सकती है। सदर पेना के साथ मुलाकात के बाद PM मोदी ने कहा, दहशतगर्दी जैसे मुद्दों पर भारत और पराग्वे एक साथ खड़े हैं। हमें इत्मीनान है कि कोविड के वक्त हम भारत में बने मेडिसिन पराग्वे के साथ साझा कर सके। हम पराग्वे और सभी लैटिन अमेरिकी मुल्कों के साथ काम कर सकते हैं। दोनों लीडरान के बीच दो तरफा मुद्दों के साथ साथ सियासत, माली, सकाफती शोबों में ताउन पर चर्चा हुई। PM मोदी ने सदर पेना के एजाज में लंच की मेजबानी की। वहीं सदर द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जगदीप धनखड़ ने भी उनसे मुलाकात की। वजीर खारजा S जयशंकर भी इस बातचीत में शामिल रहे। सदर पेना 3 दिनों के दौरे पर भारत आए हैं, जो 4 जून को पूरा होगा। पालम एयरफोर्स स्टेशन पर उनका अजीम इस्तकबाल किया गया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और रियासती वजीर हर्षवर्धन मल्होत्रा ने अगुवाई की। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इतवार को मुख्तलिफ रियासतों, खासकर उत्तर प्रदेश में कानूनी निजाम के बिगड़ते हालातों पर फिक्र जाहिर की। मायावती ने एक्स पर हिंदी में लिखे पोस्ट में लिखा, मुल्क के अलग अलग सूबों, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में फ्यूडल एवं क्रिमिनल एलिमेंट्स के असर के 22 जात पात और कम्युनल नफरत, तशद्दुद, नाइंसाफी और जुल्म और लोगों की बेदखली वगैरह के हादसात ये साबित करते हैं कि यहाँ कानून का शासन ठीक से काम नहीं कर रहा है। उन्होंने इस बात पर भी फख्र जाहिर किया कि उत्तर प्रदेश पुलिस के नए चीफ के सामने जुर्म पर काबू और रियासत में कानून का राज कायम करने की बड़ी चुनौती है। मायावती ने कहा, ऐसे माहौल में यूपी पुलिस के नए मुखिया के सामने जुर्म पर काबू और रियासत में कानून का राज कायम करने और समाज के सभी तबकों के लोगों को पूरी राहत पहुंचाने की बड़ी चुनौती है और सत्तारूढ़ दल के लोगों को भी हर किस्म के ताउन और सरगर्मी की जरूरत है। बसपा चीफ ने इस बात पर जोर दिया कि उत्तर प्रदेश को भारत के कसीर जहती तरक्की में अहम किरदार निभाना चाहिए और अपनी अजीम आबादी की तरक्की में अहम योगदान देना चाहिए।
कि क्या रियासत का वकार नेगेटिव बातों, खासकर अपराध कंट्रोल और खराब कानून निजाम पर मरकूज बातचीत से मुतासिर हो रहा है। उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया कि देश के तरक्की इंजन के रूप में देखे जाने की बजाय उत्तर प्रदेश को अक्सर इन चुनौतियों से जोड़ दिया जाता है, जो अवामी सोच और कौमी मफाद दोनों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इससे पहले मई में मायावती ने उत्तर प्रदेश में सरकारी प्राइमरी स्कूलों के बिगड़ते हालात की भी मजम्मत की थी और हालात को बहुत रहम वाली बताया था। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर ये जारी रहा तो इससे हाशिए पर पड़े बिरादरी के तालीमी मुस्तकबिल को खतरा होगा। दिल्ली के प्रॉपर्टी टैक्स भरने वालों के लिए एमसीडी ने बड़ी राहत दी है। एमसीडी ने प्रॉपर्टी टैक्स पोर्टल को अपडेट करते हुए यूजर चार्ज को ऑप्शनल कर दिया है, जो पहले मैंडेटरी था। इस बदलाव से लोगों को टैक्स भरने में आसानी होगी और वो 30 जून तक 10% की छूट का फायदा उठा सकते हैं। दिल्ली के प्रॉपर्टी टैक्स भरने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। एमसीडी ने अपने प्रॉपर्टी टैक्स पोर्टल को अपडेट कर दिया है। अब यूजर चार्ज देना जरूरी नहीं होगा। ये यूजर चार्ज कचरा उठाने के लिए लिया जाता था। कहा जाए तो एमसीडी की तरफ से मकान मालिकों के लिए बड़ी राहत है। पहले ये चार्ज देना जरूरी था, जिससे लोगों को टैक्स भरने में परेशानी हो रही थी। बहुत से लोग एडवांस में टैक्स नहीं भर पा रहे थे। अब एमसीडी ने इसे ऑप्शनल कर दिया है। इससे लोग 30 जून तक जल्दी टैक्स भरने पर मिलने वाली 10% की छूट का भी फायदा उठा सकते हैं। चार्ज के लगने से लोग नाराज थे। उनका कहना था कि वो पहले से ही प्राइवेट कंपनियों को कचरा उठाने के पैसे देते हैं। लोगों का ये भी सवाल था कि सिर्फ 13 लाख टैक्स भरने वालों से ही ये चार्ज क्यों लिया जा रहा है, जबकि शहर में 35 लाख से ज्यादा घर हैं जहां रोज कचरा निकलता है। लोगों को इस बात पर भी शिकायत थी कि इस चार्ज पर जीएसटी भी लग रहा है, जिससे बिल और भी ज्यादा हो जाता है। लोगों के विरोध को देखते हुए एमसीडी ने 21 मई को एक मीटिंग की। इस मीटिंग में ये तय किया गया कि यूजर चार्ज को कुछ समय के लिए रोक दिया जाए और इस पर दोबारा गौर किया जाए। मीटिंग में यह भी कहा गया कि इस चार्ज को प्रॉपर्टी टैक्स बिल से अलग कर दिया जाए ताकि लोगों को टैक्स भरने में आसानी हो। बहुत से आरडब्ल्यूए ने इस फैसले का साथ दिया, खासकर उन कॉलोनियों के आरडब्ल्यूए ने जो जीरो वेस्ट कॉलोनी है या जो नगर निगम के साथ मिलकर कचरा अलग करने में मदद करते हैं। मुल्क भर में एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी कारकुनों ने दिल्ली के कालकाजी इलाके में पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाया। इस मुहिम के तहत राहगीरों को मास्क और सैनिटाइजर मुफ्त में बांटे गए। कालकाजी में मुनक्किद इस प्रोग्राम में ख्वातीन मोर्चा की वाइस प्रेसिडेंट रिम्पल नरूला गुप्ता की कयादत में कार्यकर्ताओं ने मकामी लोगों में मास्क और सैनिटाइजर बांटे। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो ना डरें बल्कि आगाह और जागरूक रहें। उन्होंने ये भी बताया कि मास्क पहनना, बार बार हाथ धोना और भीड़ भाड़ से बचना अभी भी जरूरी है। हालांकि डरने वाली कोई बात नहीं है। रिम्पल नरूला गुप्ता ने आगे कहा कि ये हमारी अखलाकी जिम्मेदारी है कि हम सब मिलकर कोरोना को आने से पहले रोक दें। पीएम नरेंद्र मोदी की क़यादत में पहले भी हम कोरोना पर कुछ हद तक रोकने में सफल रहे थे। उन्होंने कहा कि हर नागरिक अगर अपनी अखलाकी जिम्मेदारी समझे तो हम सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए से कोरोना को जल्द ही खत्म कर सकते हैं। आज आप लोगों ने यहाँ पर मास्क वितरण कार्यक्रम किया है, क्या मैसेज आप लोग दें? सर, जैसे कि आपको पता है कि 2019 में जब कोरोना आया था तब हमारी सरकार, हमारे लोग कोई भी इस बारे में जागरूक नहीं थे। किसी को पता नहीं था ये कहाँ से आया है और इससे कैसे लड़ना है। मोदी जी के नेतृत्व में 2-3 साल के पूरे मेडिकल डॉक्टर्स और सबके हेल्प से हम लोगों ने वैक्सीनेशंस हुए, सब चीज़ें की। बट अभी सेकेंड वेव फिर से हिट कर रहा है। बहुत सारे देशों में बहुत सारे केसेस आ गए हैं। दिल्ली में भी फिर से उसके केसेस आए हैं, इंडिया में भी। सो ये एक छोटा सा मुहिम है हमारी तरफ से, एक आम नागरिक होने के नाते, कि हम एक बेसिक अवेयरनेस लोगों में बताएं कि सैनिटाइज़र्स और मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है और उससे आने वाले कोविड की जो फिर से जो लहर आ रही है उससे बचा जा सकता है। पिछली बार जब हुआ था तब भी हमने एक बेसिक अवेयरनेस की थी। हमने लोगों में जाके खाना और सब चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट किया था। ये एक छोटा सा स्टार्ट है हमारी तरफ से। आज हम सैनिटाइज़र्स और मास्क बांट रहे हैं और ऐसे लोग जो ये छोटी छोटी मेडिकल नीड्स को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो ये उनको जागरूक करने के लिए है। मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2025 के छठे राउंड में शानदार मुजाहिरा करते हुए 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन कार्लसन को हराकर जबरदस्त जीत दर्ज की। अपने शतरंज करियर में गुकेश पहली बार क्लासिकल टाइम कंट्रोल में कार्लसन को हराने में कामयाब रहे। मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2025 के छठे राउंड में शानदार प्रदर्शन करते हुए
5 बार के वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराकर जबरदस्त जीत दर्ज की है। अपने शतरंज करियर में गुकेश पहली बार क्लासिकल टाइम कंट्रोल में कार्लसन को हराने में सफल रहे। इस रिजल्ट के बाद टूर्नामेंट में गुकेश और कार्लसन का हेड टू हेड के स्कोर 1-1 से बराबर हो गया। इसके साथ गुकेश ने अपने कैरियर में एक अहम कामयाबी भी हासिल कर ली है। स्टावेंजर में घरेलू नाजरीन के सामने खेल रहे कार्लसन ने खेल के ज्यादा वक्त में बढ़त बनाए रखी और बेहतर पोजीशन से दबाव बनाए रखा। हालांकि गुकेश ने भी दबाव वाली पोजीशन में शानदार खेल दिखाया और मजबूती, डिसिप्लिन और सब्र के साथ खुद का बचाव करते रहे और आखिरी लेवल में कार्लसन से हुई गलतियों का फायदा उठाया। कार्लसन ने जैसे ही वो गलती की वैसे ही गुकेश ने उसका फायदा उठाते हुए सटीक जवाबी चाल चलते हुए कार्लसन को ऐसी हार थमाई जिसे वो हमेशा याद रखेंगे। जाहिरी तौर पर कार्लसन इस हार से काफी हताश नजर आए। हार के बाद उन्होंने टेबल पर मुक्का मारा जिससे मोहरे गिर गए। इसके बाद वो तेजी से वहां से निकल गए। राउंड 6 से पहले कार्लसन 9.5 नंबरों के साथ टॉप पर मौजूद थे। उसके बाद फेबियानो कारुआना 8 और हिकारू नाकामुरा 6.5 पॉइंट्स के साथ दूसरे मकाम पर थे। गुकेश की इस जीत ने खिताब की दौड़ में नया रोमांच ला दिया है। अब टूर्नामेंट अपने आखिरी फेज में पहुंच गया है। आखिरी के बचे हुए कुछ मैचों में प्लेयर शानदार मुजाहिरा कर इस टूर्नामेंट को अपने नाम करना चाहेंगे। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला किया है जिसमें उसके फौजी ठिकानों पर 40 जहाज तबाह हो गए हैं। हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें देखा जा सकता है कि ड्रोन हमलों के बाद जहाजों में आग लग गई है। यूक्रेनी हुक्काम के मुताबिक रूस के खिलाफ हमलों में 472 ड्रोन, 7 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। इस हमले को रूस के खिलाफ यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। यह हमला ऐसे वक्त में किया गया जब रूस और यूक्रेन के बीच जंगबंदी पर पहुंचने की कोशिशें चल रही थी और दोनों देश एक बार फिर तुर्की के इस्तांबुल में मिलने जा रहे थे। अमेरिकी सदर ट्रंप इससे पहले यूक्रेन पर रूस के हमलों पर अपना रद्द अमल दे चुके हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले रूसी सदर से फोन पर तफसील से बातचीत भी की थी, जिसके बाद उन्होंने जंगबंदी पर पेशरफ्त का दावा किया था। रूसी वजारत दिफा का कहना है कि आज सुबह यूक्रेन ने उनके इलाके के 5 अलग अलग मकामात में हवाई अड्डों पर हमला किया है। टेलीग्राम पर रूसी वजारत दिफा ने कहा कि यूक्रेन ने मरमस, इरकुत्स्क, इवानोवो, रियाजान और अमूर पर हमला किया है। रूस ने इसे दहशतगर्दाना हमला बताया। वजारत दिफा के मुताबिक इन सभी हमलों को नाकाम कर दिया गया है। वजारत दिफा के मुताबिक हवाई अड्डों के पास के इलाकों से FPV ड्रोन के हमलों की वजह से कई जहाजों की कई आलात में आग लग गई थी, जिसे अब बुझा दिया गया है। रियाजान के गवर्नर ने कहा कि ट्रकों के सेरेडेन और साइबेरिया में फौजी ठिकानों पर हमला किया गया है। यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विसेज का कहना है कि ऑपरेशन स्पाइडर वेब की मंसूबा बंदी 1.5 साल से की जा रही है और सदर जेलेंस्की खुद इसकी निगरानी कर रहे थे। रूसी मीडिया के मुताबिक मरमस्क और इरकुत्स्क में फौजी ठिकाने बदस्तूर काम कर रहे हैं। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क की सरकर्दा इस्लामी पार्टी जमाते इस्लामी बांग्लादेश पर साबिक वजीर आजम हसीना वाजिद के जरिए लगाई गई पाबंदियों को हटा दिया है। इन पाबंदियों के हटने के साथ ही जमाते इस्लामी का रजिस्ट्रेशन भी बहाल हो गया है और उसे पाबंदियों से पहले के सभी हुकूक हासिल हो गए हैं। बांग्लादेश की सबसे बड़ी और सबसे फिरकेवाराना और मजहबी पार्टी के हक में बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। इससे पहले पाबंदियों के खिलाफ अपील जेरे इल्तवा थी। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क की सरकर्दा इस्लामी पार्टी जमाते इस्लामी बांग्लादेश पर साबिक वजीर आजम हसीना वाजिद के जरिए लगाई गई पाबंदियों को हटा दिया है। इन पाबंदियों के हटने के साथ ही जमाते इस्लामी का रजिस्ट्रेशन बहाल हो गया है और इसे पाबंदियों से पहले भी सभी हकूक हासिल हो गए हैं। साथ ही उसे सभी सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की इजाजत भी मिल गई है। बांग्लादेश की सबसे बड़ी और सबसे फिरकेवाराना और मजहबी पार्टी के हक में बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। इससे पहले पाबंदियों के खिलाफ अपील जेरे इल्तवा थी। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रेशन रद्द करने के सरकार के कदम को पलट दिया है। इलेक्शन कमीशन को भी हुक्म दिया गया है कि जमाते इस्लामी का मुल्क के कानून के तहत रजिस्ट्रेशन जायज है और उसे वे सभी हुकूक दिए जाएं जो सभी सियासी जमातों को हासिल है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बोलते हुए जमाते इस्लामी बांग्लादेश के वकील ने कहा कि इससे सभी जमातों और उनके हमियों को मुल्क के जमहूरी निजाम में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। सभी लोगों की तामीर और तरक्की में अपना किरदार निभा सकेंगे। ये याद रखना चाहिए कि मुस्लिम अक्सरियती बांग्लादेश की कुल आबादी 170 मिलियन है। जमाते इस्लामी के वकील ने आगे कहा कि हमें उम्मीद है कि सभी बांग्लादेशी लोगों को उनकी नस्ली और मजहबी पहचान की परवाह किए बिना वोट देने का हक होगा। जिला वतनी में हसीना वाजिद ने अपने लंबे तवील दौरे हुक्म के दौरान जमाते इस्लामी के सबसे अहम तरीन लीडरान को मार डाला था। उन्होंने कई लीडरान को कैद कर लिया था और जमाते इस्लामी पर पाबंदी लगा दी थी। हसीना वाजिद का दौरे हुकूमत जमाते इस्लामी के लिए सबसे मुश्किल वक्त था।
नाज़रीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।